महंगाई डायन ने आम आदमी को हर तरफ से घेर लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतिहास में सबसे ज्यादा हो चुकी हैं। एलपीजी के दाम भी 50 रुपए बढ़ चुके हैं। प्याज और सब्जियां भी आम आदमी की थाली से दूर जाने लगी हैं। महंगाई डायन ने आम आदमी को हर तरफ से घेर लिया है। महंगाई ने किस कदर लोगों की कमर तोड़ी है, इसकी तस्दीक जनवरी के थोक महंगाई के आंकड़ों ने भी कर दी है। जनवरी महीने में थोक महंगाई दर में उछाल आया है। इस महीने के लिए थोक महंगाई दर का डेटा आ गया है। जनवरी में थोक महंगाई दर 2.03% रही, जो फरवरी 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। दिसंबर के महीने में थोक महंगाई दर 1.22% रही थी। पिछले साल जनवरी में थोक महंगाई दर यानी कि WPI 3.52% रही थी। जनवरी के थोक महंगाई दर एक साल के उच्चतम स्तर पर है। इससे पहले फरवरी 2020 में थोक महंगाई दर 2.26% रही थी। जनवरी के लिए थोक कोर इन्फ्लेशन रेट 5.2% है, जबकि इसके पिछले महीने यानी दिसंबर में ये 4.1% पर था। यानी महंगाई से जनता बेहाल है और सरकार कोरोना की मजबूरी के बहाने से ही सही खजाना भरने पर मजबूर है। ये सबसे महंगा डीजल पेट्रोल गंगा डिस्ट्रिक्ट में बिक रहा है। यहाँ पे सरकार द्वारा जो वैट लगाया गया है वो सबसे ज़्यादा है भारत में। अब तो मुंबई से भी ज़्यादा रेट हो गया है यहाँ पे, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बिक्री भी कम है और पंजाब से भी तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ आ रहा है। तस्करी भी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पंपों का काम बिल्कुल कम हो चुका है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है एक पंप मालिक के लिए पंप चलाना। बॉर्डर के पेट्रोल पंपों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अति आवश्यक वस्तुओं में से एक है। इसमें इतनी महंगाई केवल राजस्थान के गंगानगर जिले में इसलिए है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो राजस्थान सरकार वसूल रही है पेट्रोल और डीजल में। बाकी अन्य राज्यों में जैसे हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में और हरियाणा में 15% टैक्स है और यहाँ पे वो 38 से 28% के बीच के टैक्स हैं। इससे पहले जनवरी के लिए खुदरा महंगाई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा जारी किया गया था। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई दर 4.06% है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.59% रही थी, जबकि नवंबर में महंगाई दर 7.6% रही थी। जनवरी के महीने में फूड इन्फ्लेशन रेट 1.89% रहा। दिसंबर के महीने में ये 3.41% रहा था। इस दौरान सब्जियों और आलू की महंगाई दर 20.82% और 22.04% रही, जबकि ईंधन की महंगाई दर 4.78% पर रही। गैर खाद्य वस्तुओं के भाव में 4.16% का इजाफा हुआ। रिजर्व बैंक ने रिटेल इन्फ्लेशन का रेंज 6% तक रखा है। ऐसे में यह लगातार दूसरा महीना है जब रिटेल इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे के भीतर है। आरबीआई ने रिटेल इन्फ्लेशन को 4% पर रखा है, हालांकि 2% ज्यादा या कम का मार्जिन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई की। समाचार पत्र सुबह देखते हैं तो फ्यूल प्राइस बढ़ी और निश्चित रूप से उसका सीधा इम्पैक्ट आपके दिनचर्या पे पड़ता है, यानी कि आपकी रसोई पे पड़ता है, आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उस पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सब कुछ महंगा, हर व्यक्ति के घर का बजट गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन सरकारों का ये दावा है कि अभी फिलहाल कोई चारा है नहीं, क्योंकि मजबूरी है महंगाई बढ़ाना, नहीं तो देश का विकास ठप हो जाएगा, प्रदेश का विकास नहीं चल पाएगा। तो चलिए हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेके कि राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए और कहां दी जा सकती है। क्या वास्तव में सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो वास्तव में सही दिशा में जा रहा है, या फिर मजबूरी है सरकारों की भी, या जनता की भी मजबूरी बन रही है। तो तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब है, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अजय कछावा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार जी। अगर बात महंगाई की जाए तो इसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार आती है वो ये कहती है कि बिल्कुल सही है और ये नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। देखिए, ये सरकार की सोच और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इशू है। एक सरकार ये है, दिल्ली में बैठी हुई है आम आदमी पार्टी की, जिसका मानना ये है कि आप अगर एक आम उपभोक्ता को सस्ता और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देंगे तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मान के चल रही है कि अगर आप को रेवेन्यू चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल करो। देखिए, जो आम आदमी जो कमा रहा है उसी में से आप ले रहे हैं, उसी में से वो खर्च करेगा। अगर आप बेसिक जो नीड्स हैं उसकी, जैसे मान लीजिए कि अब हमारे यहाँ पर फ्यूल एक इशू है कि फ्यूल में अगर प्राइसेस बढ़ती जाती हैं तो हर फील्ड में सब कुछ महंगा होगा। ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, पहले दिन से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम की जो कमाई है उसको ये खाती जा रही है और कहीं से भी डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 7-8 साल से यही चल रहा है और अब लगातार फ्यूल जो है आप देख रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल 100 के आसपास जाने को है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इससे आपकी इकोनॉमी को कोई बूस्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा आप कंपटीशन में पिछड़ रहे हैं और आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी क्लोज डाउन हो रही है। चाइना के मुकाबले आप फ्यूल में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप जो है चाइना के पिछलग्गू होके रह गए हैं। वहां से सामान लाइए, यहाँ बेचिए, आपका प्रोडक्शन ठप है। और दूसरा, आम आदमी का घर का की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो उसका मूवमेंट रुक जाता है, क्योंकि अगर आप महंगा फ्यूल देंगे और बाकी की चीज़ें भी लगातार महंगी होती जाएंगी। तो ये मैं मानता हूं कि ये जरूरी नहीं है। सरकार की सोच में गड़बड़ है। सरकार आर्थिक क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत नहीं करती है। ये विम्स्टिकल सोच के तहत और ये जो फैसले किए जाते हैं, इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमा रही है। शास्त्री साहब वापस आऊंगा आपके पास में। अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी देवेंद्र शास्त्री साहब ने कहा कि राज्य सरकार भी अगर चाहें तो राहत दे सकती हैं। बात राजस्थान की करें, राजस्थान में कोरोना के दरमियान ही वैट में काफी इजाफा किया गया और अभी केंद्र के पाले में बॉल पटक दी जाती है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी पटकती है राज्य करें। तो फुटबॉल बना हुआ है ये मुद्दा फुटबॉल नहीं बना, जनता फुटबॉल बनी हुई है। देखिए साहब, इसमें बात ये है कि जब से जीएसटी कानून ये लोग लाए हैं केंद्र सरकार, तब से राज्य सरकार के पास रेवेन्यू के सोर्सेज है बिल्कुल खत्म हो गया। और जो जीएसटी कंपनसेशन केंद्र सरकार को देना था, उस जीएसटी कंपनसेशन को ये कह के एक्ट ऑफ गॉड मान के वो नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार हर तरफ बेईमानी करने के उतारू है। आम जनता की जेब से एक एक पाई निकालना चाहती है। पहले उसने लॉकडाउन से आम गरीब आदमी की पीठ पे प्रहार किया, फिर जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों पे प्रहार किया
और आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के माध्यम से आम आदमी मतलब सरकार का मानस ये रह गया है कि किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रह जाए, हर आदमी सरकार की तरफ मोहताज हो जाए, हर आदमी सरकार से अपेक्षा करने लग जाए। और आप योगेंद्र शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हर इकोनॉमी का एक बेस होता है, हर इकोनॉमी ये चाहती है कि आम आदमी पैसा कमाएगा, आम आदमी पैसा कमाएगा, आम आदमी बाजार में पैसा खर्च करेगा, तो एक इकोनॉमी में जबरदस्त चाल आएगी, हर आदमी का व्यापार चलेगा, हर आदमी को कमाई के सोर्सेज इकट्ठा हो गए। लेकिन सरकार का मानस तो यह है कि जनता के पास पैसा नहीं रह जाए, जनता कहीं कोई काम ना कर ले, जनता सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यथा में लगी रहे, कि सरकार के बारे में ना सोचे। आज ही आपने पढ़ाया 50 रुपए रसोई गैस में बढ़ाया, 3 तारीख को इन्होंने 23 रुपए बढ़ाया था। रोज पेट्रोल और डीजल 25 पैसे 30 पैसे बढ़ा के सरकार ये चाहती है कि आम जनता की जेब में कोई पैसा न रहे। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। राज्य सरकार है वो जस्टिफाई करती है कि हमारे पास में कोई चारा नहीं है, जीएसटी जब से लागू है हमारे लिमिटेड रेवेन्यू सोर्सेज रह गए हैं। केंद्र सरकार से बात की जाती है तो कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, इस वजह से पैसा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, देश का विकास चाहिए तो महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो फिर आम जन किस तरह का विकास, ज्यादा विकास हो रहा है अभी? देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जीएसटी वेट बढ़ाई है। जब बीजेपी का शासन था तब रेट जो था वो करीबन 26% था, जो कि 36% के लगभग हो गया है। डीजल पे वेट आज 28% के लगभग है। हमारे टाइम से इन्होंने करीबन 10% वेट बढ़ाया है। अब वेट बढ़ाने से क्या हो रहा है कि न तो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे को कुछ नहीं हो रहा, तो वेट बढ़ाने से न तो सरकार को कोई लाभ हो रहा है। राजस्थान सरकार को किसी तरीके का वेट बढ़ाने से लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आज पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाएं, सबसे ज्यादा वेट राजस्थान के अंदर है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की प्राइसेज राजस्थान में है। आज कोई भी व्यक्ति अगर पेट्रोल डीजल यहाँ की बजाय दूसरे स्टेट से परचेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा है, तो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने वेट बढ़ाने के बावजूद भी उनकी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है। इसके साथ साथ आप बॉर्डर के अगर पेट्रोल पंप पे देखेंगे तो बॉर्डर के जो पेट्रोल पंप हैं वो सब लगभग बंद के कगार पे हो रहे हैं। उनका रीजन ये है कि बॉर्डर पे पेट्रोल पंप होने की वजह से कोई भी आदमी वहां नहीं जाके दूसरे स्टेट में जाके अपना पेट्रोल और डीजल परचेज कर रहा है। तो आज मैं कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने डीजल और में एक्साइज है, 3 तरीके से पेट्रोल की जो प्राइसेस डिसाइड होती है उसमें एक्साइज होती है और वेट होता है और डीलर का कमीशन होता है। आज की तारीख में राजस्थान का जो वेट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होने की वजह से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस ज्यादा है। पर तो केंद्र क्या राहत दे रहा है? केंद्र का देखो, ये इंटरनेशनल प्राइसेस देखो, पेट्रोल और डीजल के अंदर हमने पेट्रोल पंप को, डीलरों को, मतलब कंपनियों को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है कि भाई रेट आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, क्योंकि पहले केंद्र सरकार डिसाइड करती थी। सर जब एक बात बताइए, पेट्रोलियम कंपनी रेट डिसाइड कर रही है, डॉलर की प्राइस। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, जब से फ्यूल को डिलिमिट किया गया, डिकंट्रोल किया गया, उस वक्त ये कहा गया था कि एवरी डे उसका जो साइट होगी उसमें डाला जाएगा कि हाँ इतना पैसा है, और किसके साथ में? इंटरनेशनल प्राइस के साथ इंटरनेशनल प्राइस। एंड सर आप सरप्राइज करेंगे, आप ही देख लीजिए साइट जाकर के, महीनों बीत गए, क्या पता नहीं कब की अपडेट की हुई है, उसमें कभी कुछ नहीं आता है। क्योंकि एक आदत पड़ चुकी है, हमारी मजबूरी है किसी की भी कि अब को चारा नहीं है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल है आपके पास में, कहीं जाना है तो आपको फ्यूल खर्च करना ही पड़ेगा। 50 रुपए रसोई गैस के एक तरफ कह रहे हैं आप, उज्ज्वला योजना वालों को मालूम है स्थिति क्या है, हमने स्टोरी चलाई है। दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं वो, कि साहब इतना महंगा सिलेंडर क्या करेंगे, हमें लकड़ी तोड़ करके लेकर के आ जाते हैं, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। तो मकसद हल नहीं हो पाया, और सब्सिडी खत्म करने के बावजूद भी उज्ज्वला योजना के अंदर 3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। मैं एक बात सुनिए, उज्ज्वला योजना के अंदर 3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। एक बार सुनिए तो सही सर, एक बार सुनिए आप। आपको ध्यान होगा कि 72 रुपए फ्यूल प्राइस थी मनमोहन सिंह के वक्त, तो मोदी साहब का ये कहना था, डॉलर के साथ साथ फ्यूल की भी, कि फ्यूल और डॉलर की रेट मनमोहन जी की रेट की तरह बढ़ती जा रही है, अब उनकी उम्र की तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन सर अभी क्या हो रहा है, अभी क्या पोजीशन है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में? उस वक्त $140 प्रति बैरल, और आज 50 से भी नीचे है, तो आप उसको जस्टिफाई, अरे साहब उसको भी फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं, तो कोई राहत का कोई चांस नहीं है। अगर ये और भी कम आ जाएगा
तो भी स्थिति ये बनेगी कि हाँ बिल्कुल देश के विकास के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि गर्ग साहब उस पर भी बात करें कि देखिए, जब पेट्रोलियम कंपनियां हिंदुस्तान की जब पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल परचेज करती है तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत परचेज करती हैं। वो आज का परचेजिंग डे टू डे के हिसाब से नहीं परचेज कर रही हैं। बिल्कुल सही है। वो उनका 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का सप्लाई का एग्रीमेंट होता है और रेट फिक्स होती है। मुझे बताइए ये क्या हिसाब हुआ कि डे टू डे की रेट्स के आधार पे, इंटरनेशनल प्राइसेस के आधार पे आप जो है रेट अनाउंस करेंगे? आपने सस्ता खरीदा हुआ है और महंगा बेचते जा रहे हैं, क्या मजाक है? देखो ऐसा है कि पेट्रोल प्राइसेस वास्तव में डॉलर प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस उन दोनों पे डिसाइड होता है। अगर डॉलर फ्लक्चुएट होता है तो रेट में फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम आने वाले 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बेसिस पे होता है। लेकिन जो रेट डिसाइड हो रही है वो डॉलर की प्राइसेस सर लेकिन इतना गैप है, डिपेंडेंट करता है और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि गर्ग साहब इतना गैप है, इतना गैप है, इतना गैप। सर, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कच्चा ऐड माल नहीं होती परचेज, है। शास्त्री जी, कच्चा माल परचेज होता है, डॉलर की प्राइस का ठीक है। कच्चा माल इंपोर्ट होता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। आज क्या हो रहा है मैं कि ये कह रहा हमको हूं, डीजल गर्ग साहब, प्रोसेस करने के लिए गर्ग साहब, पेट्रोल का भी उत्पादन करना पड़ता है, डीजल का भी गर्ग उत्पादन साहब, करना पड़ता है। मैं ये इसलिए आरोप लगा उस रहा हूं। प्रोसेस करने पे जो कॉस्ट आती है उसकी वो वजह से ठीक है डिवाइड होती गर्ग है। साहब, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, योगेंद्र जी इसको तस्दीक करेंगे कि दरअसल ये मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने चहेते पेट्रोलियम कंपनियों के मालिकों को फायदा लगातार पहुंचाने के मकसद से ये डेली बेसिस के आधार पे ये रेट्स का अनाउंसमेंट करते हैं। अदरवाइज कोई आधार नहीं है कि इतना महंगा डीजल वो पेट्रोल संचालित बेचा कर जाए। रही है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट की वजह से हम चीज ये कर रहे हैं। प्रोसेस जो आपका जो प्रोसेस यूनिट होती है, रिफाइनरी यूनिट होती है, रिफाइनरी की जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि माल इंपोर्ट, कच्चा माल इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद में प्रोसेस करके उसको रिफाइन। सर मतलब एक बात बताइए आप, सर एक बात जानना चाह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर क्यों नहीं वेट कम कर देते हो? आज रिफाइनरी की की तारीख डेली में बेसिस पे राजस्थान रेट के बढ़ अंदर रही सबसे है। ज्यादा वेट है, डेली वेट क्यों नहीं बेसिस कम पे कर देते हो? आज जो राजस्थान में अरे वेट जाता सर, है उसकी वजह से नहीं तो राजस्थान को कोई रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, राजस्थान को कोई रेवेन्यू का फायदा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? पेट्रोल पंप बंद होते जा रहे हैं वेट राजस्थान कम के कर अंदर। देने से समस्या का समाधान हो गया आपके हिसाब रेटें से? कम आएगी, खाली रेटें कम आएगी ना, आप वेट कम करो ना। 2% क्यों? जब हमारा बीजेपी का शासन था उसके बाद में 8% वेट बढ़ाइए। बीजेपी के शासन से ही वसुंधरा बढ़ता जी का रहा जो है। शासन था उसके बाद में 8% वेट बढ़ाइए, डीजल- 4% कोरोना काल डीजल- के अंदर बढ़ाइए, तो आप वेट कम कर दीजिए डीजल ना। पेट्रोल अगर से- राजस्थान में राहत देनी है तो वेट कम कर दीजिए। बस ये एक वेट से हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आप क्या सोच रहे हो? क्यों नहीं होगा? क्या राजस्थान कितना में फर्क क्या पड़ेगा? बताइए क्यों मुझे। नहीं फर्क चलिए, पड़ेगा? आज 1 चलिए। रुपए 2 रुपए लीटर प्रति ₹100 लीटर का में फर्क से पड़ेगा। और देखिए, आज एक चीज बताइए, सेंट्रल मुझे ये एक्साइज- बताइए कि जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल 85 रुपए तक भी जा चुका था, लेकिन उसमें क्रूड की डॉलर, रेट तब मेरी बात 140 सुनो, थी। हाँ डॉलर प्राइस 56 रुपए था, आज डॉलर प्राइस 73 रुपए है। तो रुपए की वैल्यू खत्म हो और गई। सब्सिडी देते थे उस टाइम पे 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, तब भी 85 रुपए पेट्रोल का भाव था। आज पेट्रोल का भाव 90-95 रुपए है, न तो कोई सब्सिडी है। सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल कितनी टाइम बढ़ाई? कितनी है? उसके बारे में नहीं बोलेंगे वेट आप। के कंपैरिजन में कम है, वेट के कंपैरिजन में कम है। वेट से क्या एक्साइज कंपेयर ड्यूटी, कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी तो ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। देश का विकास भी जरूरी है। एक्साइज नहीं, आपको देश सेंस का होगा। देश का आज- विकास है आज- और राजस्थान में क्यों नहीं है? राजस्थान का आज विकास हम नहीं। आज- घर घर का आज 80 करोड़ लोगों को करेक्ट। फ्री राशन वितरित कर रहे हैं, कहां से लाएंगे? आज देश की कौन सा रेवेन्यू कहां फ्री? से यहाँ आएगी? कोई किसी को कुछ और फ्री नहीं मिल अगर रहा है, ये खाली राज्य भाषण सरकार है। को- हर आदमी को राज्य फ्री देना सरकार चाहते को हैं, अगर ये व्यापार चीज खत्म है करना कि चाहते साहब हैं। ये तो राज्य सरकार जीएसटी में लाने के लिए क्यों नहीं करती है? आज जहां जहां भी कांग्रेस की या आपकी सरकार है वो डिमांड करें कि इसको आप इसको पेट्रोल डीजल को उसमें जीएसटी में लाए, जीएसटी में लाने के लिए तो डिमांड कर रहे हैं, आप तो ला ही नहीं रहे डिमांड हैं। करें, आप करो ना जीएसटी आम आदमी पार्टी ने बहुत बार किया है। जीएसटी काउंसिल नहीं के अंदर लाते, नहीं कोई लाते। नहीं बोल सेंट्रल रहा, गवर्नमेंट जीएसटी नहीं ला काउंसिल रही के है। अंदर। जीएसटी काउंसिल में मुद्दा तो उठाए ना आप लोग, मुद्दा क्यों उठाए? आप क्यों कर नहीं दीजिए ना। उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? मुद्दा बहुमत से बात मेजोरिटी होता में हो है। आप। करिए। बहुमत से बात कौन रोक होता रहा है है। आपको? आपकी सरकार है, कौन रोक आप रहा है? पता है तो बात सही ना है। आप हाँ। बहुमत से पास आप होता है। चाह रहे हो जो कर रहे हो। गर्ग साहब, मैं अजय कछावा जी आपसे भी मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि जो अभी स्थितियां हैं, हर सरकार ये कहती है अभी भी, जैसे गर्ग साहब ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि केंद्र ने कितनी मर्तबा एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करके वो और नहीं क्या बोलेंगे। स्थिति बन गई है, लेकिन वैट पे आ रहे हैं, क्योंकि बॉल आपके पाले में भी है। आप कहेंगे कि एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ करनी चाहिए, उसको कम करना चाहिए, लेकिन आम जन का कोई दोष है कि आप लोगों को इधर चुन के बैठा दिया, इन लोगों को केंद्र में चुन करके बैठा दिया?
वो ये सोच के कि महंगाई के नाम पे आज मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई शायद को जनता का मुद्दा नहीं बना है, बचा ही नहीं है। कभी हम देखते थे कि महंगाई के नाम पे राजनीतिक दल धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देश बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हम महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं कि विकास करना है तो महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जी, आपसे जानना चाह रहा हूं। विकास किसका हो रहा है? सबसे बड़ी बात जानने वाली यह है कि विकास आखिर किसका हो रहा है? राज्य सरकार ने अभी 15 दिन पहले अपने वेट को वापस लिया है, 2% वापस लिया है। आम आदमी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी वही नीति चलाते हुए कि जनता के जेब में 1 रुपया न रह जाए, वापस 5 दिन में उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। जो जनता के पास 2 रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए था, अब 35 रुपए से और ज्यादा लगने लगे हैं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में चाइना जो वर्चस्व कायम कर रहा है, इवन अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में उसके प्रोडक्ट इसलिए जगह बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइसेस एकदम डाउन कर दिए, कॉस्टिंग कम है। आप देखिए यहाँ पर इसी में से माल कमाया जा रहा है। ये है नॉन प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इसी तरह से करती हैं, देश को चूस रही हैं, ये देश को बर्बाद करके छोड़ देंगी। कैसे लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली ये प्राइसिंग सिस्टम पे एक्सपर्ट से बातचीत करनी चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए, जिससे कि किसने किया था प्राइसिंग को डी कंट्रोल किसने किया था? यूपीए सरकार ने। कोई फायदा नहीं हुआ उसका। यूपीए सरकार ने। जब गवर्नमेंट बेईमान बैठी हो तो डी कंट्रोल कर लीजिए, चाहे कंट्रोल कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ डी कंट्रोल यूपीए सरकार के अंदर। मुझे एक बात बताइए, डी कंट्रोल यूपीए सरकार का क्या बेनिफिट? बिहार चुनाव हो या कंट्रोल नहीं है। जब मेरी बात जब प्राइसेस डाउन थी तो यहाँ पर प्राइसेस डाउन नहीं की गई। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन थी तब उसका बेनिफिट आम जनता को नहीं दिया गया कि साहब हमको पैसा चाहिए, तब भी खाते रहे। देश का विकास महंगा हो गया तो रेट बढ़ा रहे हैं। महंगा हो काल के अंदर देश कितना संकट में था। देखिए, कोरोना काल के अंदर देश इतना संकट में था। देश की तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जेब में पैसा नहीं लेके जाते। कोरोना से पहले, सेंटर में कोरोना से पहले गांधी जी की तरह हमारा बोला कि 1 रुपया चल के 85 पैसे हम खा जाते हैं, 15 पैसे वहां जाते हैं। हम एक पाई का हिसाब देते हैं। काय का हिसाब? कोई हिसाब नहीं, आपका विकास के अंदर पैसा लगाते हैं। हिसाब रखने वाली बैंकें बर्बाद है, हिसाब रखने वाली रिजर्व बैंक पैसा पहुंचाते हैं, डायरेक्ट गरीब के खाते में पैसा पहुंचाते हैं। आपको पता 6 साल के अंदर 1,36,000 करोड़ रुपए की बचत की हमने। पैसा पहुंचा रहे हैं उसको लेके सब खाते में ट्रांसफर होने पे 1,36,000 करोड़ रुपए की बचत की है 6 साल के अंदर। मैं एक आप ये देखिए 50 साल के अंदर कांग्रेस ने कितना पैसा मैं एक खाया बात होगा। बता रहा हूँ कि देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं मानेगी कि ये केवल व्यापारिक एक्टिविटी नहीं है, पैसे का हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ ये वेलफेयर स्टेट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता के वेलफेयर के बगैर दिल्ली के अंदर कोई पॉलिसी किसी काम की नहीं है। स्टेटमेंट दिला दीजिए कि वेट को जीएसटी के अंदर आप देखिए, लगातार में लाना चाहिए। आप लगातार बोलिए ना, अरे 50 बार कहे जा चुके हैं, आपकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है, आपके गवर्नमेंट की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। साहब, आप बात कर रहे हैं इस बात को, जब जीएसटी लागू हुई थी उस वक्त राहुल गांधी ने इस बात को कहा था, सबने कहा कि जीएसटी फ्यूल प्राइस जो फ्यूल है उसको भी जीएसटी में लेकर आ जाइए। केवल लेकर को छोड़ा था, लेकर और माइनिंग दो चीजों को छोड़ तो रोक कौन रहा है मुझे बताइए। तो अब क्यों राज्य सरकारों ने मना किया? किसने मना किया? क्यों आप राजस्थान सरकार बोलिए, कांग्रेस सरकार बोले कि साहब हमारे को जीएसटी के अंदर लाइए करे। क्यों कर देंगे काउंसिल के अंदर कर देंगे उससे काउंसिल ऑब्जेक्शन तो करे ना। काउंसिल की मीटिंग के अंदर कोई भी पार्टी ये नहीं बोलती कि इसको जीएसटी में लाना चाहिए। एक चीज जानता हूं कि चलो बीजेपी नहीं मान रही, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो आ सकती है ना कि भाई साहब इसको डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर कई बार लाना चाहिए। जीएसटी का अभी तक आप पैसे नहीं दे रहे हो, हर स्टेट आप जीएसटी के सिस्टम को लागू ही नहीं कर रहे। जिसको ले आए उसके पैसे तो दे दिए क्या आपने स्टेट को? किसके? जिनको जीएसटी मिले उसको पैसे दे दिए क्या? ये नहीं दे रहे ना। जहाँ जरूरत होती मुआवजा दे रहे हैं। खा गए आप लोग। जो आ रहा है उसका आपके ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं है। कलेक्शन है उसके हिसाब से सेंटर में बैठी हुई सरकार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है कि वो कहेगी वो करेगी। आप तो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभी देखिए जीएसटी के पैसे को लेकर के राज्यों के साथ में बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है। अभी वर्चुअल जब मीटिंग हो रही थी तब भी राज्यों ने कहा कि हमारे हिस्से का पैसा तो भेजिए, आप विकास किससे करेंगे?
एक तरफ तो हम कोविड से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे हिस्से का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, जिसमें से जीएसटी के माध्यम से 33,000 करोड़ रुपए हमने राज्यों को वेट के जीएसटी कलेक्शन के अंदर से भेजा है। आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के संदर्भ में दावा किया है कि 10,000 करोड़ रुपए हमारे बकाए हैं जो केंद्र को देने चाहिए। इंतजार कर रहे हैं। अगर बकाया तो डेफिनेटली देंगे देंगे तो सही। हाँ देंगे भाई, जो हमारा जो जीएसटी कलेक्शन के साथ में आप समय पर तो दीजिए, उसके समय पे देना चाहिए। प्रपोजनेट पे दिया जा रहा है, देखिए मैं एक बात बताता हूं प्रपोजनेट पे दिया जा रहा है। केंद्र सरकार जो भी पैसा देती है, चले उससे कोई मतलब, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं। चले गर्ग साहब, मेरा एक सवाल आपसे, आपको लगता है कि कहीं हम महंगाई की स्थिति है या नहीं? आप क्या मानते हैं? महंगाई तो अभी आपके जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें 4 पॉइंट समथिंग महंगाई दर है, जो कि एक जो आरबीआई के जो पैरामीटर है उसके कंट्रोल पे सब आंकड़ों महंगाई दर आरबीआई ने जो कंट्रोल कर रखा उसी के अकॉर्डिंग है 4 पॉइंट समथिंग। अच्छा सुनिए, लेकिन WPI चले आप उसका WPI का तो आप उसको मानेंगे? साल का सबसे ऊंची दर पे महंगाई सूचकांक है आज, बिल्कुल अभी है, फिर भी आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों नहीं जस्टिफाई? मैं आप खुदरा महंगाई दर मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं? होलसेल महंगाई दर सर महंगाई है कि नहीं है? तो एक महीने के अंदर बढ़ी है, अगले महीने के अंदर वो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ ये बताइए साहब, ऐसा क्या हुआ कि सिलेंडर पे 50 रुपए, सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा दिए हैं और सब्सिडी जो मिलती थी उसको खत्म कर दिया। एक सब देश के विकास में पैसे चाहिए ये योगेंद्र जी, शुरू में तो साहब इन्होंने सब्सिडी जोड़े बैंक के खाते के साथ। नहीं वो तो जरूरी है। एक चीज जानता आप ये बताइए साहब, विकास के लिए सर मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन अगर जनता कर देती है करती है ना, कर ही रही है, कर रही है, कर रही है। केवल एक चीज जानता हूँ, रसोई गैस की बात नहीं है। 1 रुपया भी कमाया है वो जनता के पास में गया है। आज 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज मुफ्त दिया है, पहले नहीं मिल रहा था। कांग्रेस लेके आई, अनाज नहीं मिला, नहीं मिला, 80 करोड़ लोगों को नहीं मिला। अरे तो किसानों को आज किसान सम्मान निधि के अंदर पैसा पहुंचाया है 18,000 करोड़ रुपए, पहले नहीं मिलता था ये चीज। आपको सुनो सर, आप एक बात काम करना, आप देखिए आप वकील हैं पार्टी के, बहुत अच्छी बात है, आपको डिफेंड करना भी चाहिए, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, अच्छी बात है, आप वकालत करिए। लेकिन सर आप किसकी बात कर रहे हैं? किसान सेस, एग्रीकल्चर सेस जो ले रहे हैं ना आप, उसी से आप किसान निधि दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं उसमें से। सेस अभी इस बजट के अंदर लगाया है, पहले से एग्रीकल्चर सेस ले रहे हैं आप। इससे पहले एग्रीकल्चर तो बढ़ाया आपने एक्साइज ड्यूटी कम करके एग्रीकल्चर सेस लगाया अभी। एक्साइज तो गवर्नमेंट स्टेट से अभी आपने कहा, सुनो सुनो, अभी आपने कहा कौन से एक्साइज ड्यूटी कम की है अभी, तो फिर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? फिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एग्रीकल्चर सेस लगाया है, जनता के ऊपर कोई भार नहीं दिया है। अभी जो बजट आया है बाहर किसको कहते हैं? जनता के ऊपर 1 रुपए का भी भार नहीं दिया। साहब आप बाहर किसको कहते हैं? बाहर किसको कहते हैं? सेस लगाया एग्रीकल्चर सेस में, आप एक बार बताइए वो किसान। अरे सर मैं एक बार जानना चाहता हूँ, बाहर किसको कहते हैं? कि सामने थाली खाली पड़ी हुई हो, घर में कुछ नहीं और बीवी बच्चों के साथ फांसी लगा ली, उसको आप बाहर कहना चाह रहे हैं? किसको बाहर कहना चाहते हैं आप? जनता के ऊपर 1 रुपए का भार नहीं है जो बजट के अंदर एग्रीकल्चर मजे कर रहे हैं सब। एग्रीकल्चर सेस लगाया है और जितना एग्रीकल्चर सेस लगाया है, कैसे बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, आप ये बताइए, 50 पैसे पेट्रोल बढ़ जाए तो भारत बंद, किसकी तरफ से? भाजपा की तरफ से। लगातार सूसा के मुंह की तरफ फ्यूल प्राइस बढ़ती जा रही है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं देश का विकास हो रहा है। मीडिया के माध्यम से कहिए, ये तो आप लोगों को तय करना है। राजस्थान में वेट कम करें, आज पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वेट राजस्थान के अंदर। साहब आ रहा हूं मैं, एक मिनट। योगेंद्र जी, हाँ, जिस दिन से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अरे बनिए सर आप, लेकिन वैट जो है, वैट है, आपको मालूम है कि कितनी बार, आप तो खुद भी एक एजेंसी से जुड़े हुए हैं, फ्यूल जिनके पंप हैं उनका साफ कहना है कि बॉर्डर एरिया में हमारे पंप्स बंद हो रहे हैं। वजह साफ है कि यहाँ पे हरियाणा में कोई जाएगा वहां से सस्ता ले लेगा, इधर यूपी में जाएगा वो यूपी में अपने से सस्ता है। तो आप ये भी तो देखिए कि स्थिति क्या, गंगानगर में सैकड़ा 102 है प्रीमियम, वहां जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, और 44 पैसे दूर है 100 रुपए में, जो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की या सरकार की मेहरबानी होगी तो कल सुबह तक सूर्य उदय के साथ वो शतक भी लग जाएगा। तो आप ये बताइए कि वैट कम नहीं करना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे कि केंद्र सरकार ध्यान दे तो कहीं तो राहत दीजिए। अगर वैट कम करेंगे तो केंद्र पे भी तो कुछ प्रेशर पड़ेगा कि आप भी तो कम करिए। हमने 10 दिन पहले साहब वेट कम किया है, हमने हर बार
हर बार राज्य सरकार ने 4% बढ़ा के आम जनता को राहत देने के लिए, बढ़ाओ तो चाहे सब बहुत कोरोना time का हुआ है। प्रभाव, बढ़ाओ तो बहुत टाइम होगा, अभी रिसेंटली नहीं बढ़ाया कोरोना हुआ है। काल ये के अंदर बढ़ाओ, कोरोना 4% कोरोना काल के अंदर कोरोना 4% काल में जो बढ़ाया आम था, जनता को हमने जो तो रिलीफ कोरोना मिला काल है, के अंदर कोरोना काल के बाद जो कोई सुप्रदत्तरण एक्साइज किया ड्यूटी नहीं वो बढ़ाई है। राज्य सरकार ने एक्साइज किया। ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, एक्साइज लेकिन ड्यूटी नहीं बढ़ी, सब मुझे तो बता रही पैसा कैसे बढ़ता जा रहा है फिर सर, रोज 35 पैसे, दिन में 2-2 बार पैसे। केंद्र सरकार बढ़ा रही है। बैरल की प्राइसेस की वजह से और डॉलर प्राइसेस की वजह से ये बढ़ी है। हमने कोई एक्साइज ड्यूटी पे कोरोना काल के अंदर नहीं साहब, बढ़ाई। आप लेकिन जब सरकार में आए रेट थे, बढ़ाई है, जब रेट की रेट बढ़ाई है, आप 4% बढ़ा के 2% कम कर रहे हो। अच्छा, तो आप जो मुझे एक बात 4% बताइए उसको सुरेश वापस जी, लीजिए। कभी पार्टी स्तर पे आप लोग कहते नहीं है कि साहब महंगाई को लेकर के हम बहुत बयान दिया करते थे, भारत बंद कर देते, लेकिन अब जनता को क्या कहें जा करके? नहीं, जनता हमारे साथ है, साथ है जनता। हाँ। जनता हमारे साथ है। जनता ने आज नहीं, महंगाई नहीं, रुपया सस्ता हो गया ना सर। आज हमको जनता की डिमांड है ये महंगाई, जनता की डिमांड है नहीं, ये। जनता की महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर आज भी सबसे लोवेस्ट है। देखिए जो महंगाई नहीं है, साहब, आपके यहाँ हिसाब से पर- महंगाई यहाँ नहीं है, पर मैं- मानने हो खुदरा आपको। महंगाई दर, योगेंद्र खुदरा जी, यहाँ महंगाई पर दर मैं आज एक भी कम है। पॉइंट खुदरा बताना महंगाई दर चाहता आज भी कम हूँ। है। इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम जी, उनसे जरा सा पूछ लीजिए, जो सूचकांक की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सरकार के ये सब सूचकांक फर्जी हैं। उन्होंने खुद नहीं कहा है, ये सब फर्जी हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है, इन लोगों को कुछ हिसाब किताब नहीं है, ये बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। पैरामीटर तो शास्त्री जी, कोई पैरामीटर तो होगा ही ना। सुब्रमण्यम जी से पूछिए, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, होंगे ना, आपको कोई पैरामीटर तो नहीं है, डिसाइड करना पड़ेगा ना। आपके जो मतलब अगर सूचकांक महंगाई बढ़ हैं, गई तब तो वो पैरामीटर खराब है, आपके और सूचकांक- सस्ती हो गई तो पैरामीटर सर, सच्चे आपके हैं। सूचकांक को लेके इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उन्होंने भी संदिग्धता जताई है, और आपकी पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं। विपक्ष को तो भूल जाइए, विपक्ष तो चलो आलोचना करता रहता है, लेकिन आपके खुद के पार्टी की नेता जब उस पर शंका पैदा कर रहे हैं और उसके ऊपर सरकार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, तो फिर जनता को क्यों बेवकूफ बनाया गर्ग जाता साहब कह रहे हैं है? महंगाई है ही नहीं, तो स्पष्टीकरण किस बात का? क्यों गर्ग साहब यही कह महंगाई सकते हैं? दर, रिटेल महंगाई दर कम हुई है पहले से। आज थोक सूचकांक आगे बढ़ रहा है। आज रिटेल महंगाई दर है, आप वो कुछ बता सकते हैं कि 4.24 किस के वजह से आसपास कम आई हुई है? जो कि पहले जो थी उससे कम हुई है। आप एक बार बताइए मुझे। सब्जियों आप के बता भाव सकते हैं से किस सब वजह थोक से में, फ्यूल सब थोक। प्राइसेस बढ़ रही हैं और आप कह रहे हैं कि रिटेल महंगाई दर अभी पिछले अरे सर, तो फर्जी है आंकड़े। कैसे कैसे फर्जी आंकड़े है? फर्जी है। हर चीज को आप फर्जी बनाओगे क्या? हर चीज आपका हर काम चीज फर्जी फर्जी करना है। है क्या? फ्यूल तुम जो प्राइसेस बोलोगे बढ़ती वही जा सत्य रही है क्या? और आपकी तुम जो महंगाई दर बोलोगे घटती वही जा रही है, सत्य ये क्या बात है? कैसे फर्जी हो सकते फ्यूल हैं? प्राइसेस से हर आइटम की आज प्राइसेस में इकोनॉमिक इंक्रीज होता है। अर्थशास्त्री कोई बैठा हुआ आप है तो तो ये वो तो फर्जी मानते हो ही सकता नहीं। है क्या? कैसे कौन फर्जी है? हो सकता है? रिजर्व ये तो बैंक में पैरामीटर तो पिछले कई हिस्टोरियन सालों बैठा से, हुआ है। 70 सालों कहाँ से है आए हुए इकोनॉमिस्ट? हैं। 70 सालों से आपने- पैरामीटर्स आए हुए हैं, कैसे सर, फर्जी हो रिजर्व सकते बैंक हैं? में तो हिस्टोरियन बैठे हुए हैं, वहाँ बिल्कुल, कोई बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप आपका जो ना- कहोगे वही और- सत्य है, और- आप पार्टी जो बोलेगी वही बिल्कुल सत्य और होगा। ऊपर बैठे हुए आप पार्टी जो बोलेगी वही संत सत्य होगा महात्मा, पूरा। ऊपर बैठे हुए दाढ़ी बढ़ा के संत महात्मा, और वहां पर बैठे हुए हैं आपके जो हिस्टोरियन। चलिए, अब देख खैर, वो लीजिए तो- क्या इकोनॉमी होगी। कोरोना काल में मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा ली, वो उनको ट्रिम नहीं करा संत पाए, महात्मा तो खैर, बोल रहे हैं। उनका अपना एक वो है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं कछावा जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप लोग भी बच नहीं सकते इससे। केंद्र सरकार, अभी आप भी कह देंगे कि सुरेश गर्ग साहब की तरह महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एहसास नहीं होता है अंदर से। तो खुद को भी मालूम है, बोलने से पहले आत्मा इनकी भी रोक रही है इनको कि क्या बोल रहे हो आप, लेकिन बोलना पड़ता है, मजबूरी है, पार्टी स्तर पे बोलना ही पड़ेगा। वैट को भी दूसरे रिसोर्सेज हैं, आप पे प्रेशर डालिए, चीजों को बनवाइए, लेकिन वास्तव में जनता पे असर क्या पड़ रहा है? जो बॉर्डर एरिया के पेट्रोल पंप है, अगर यही हालात चलते रहे तो बंद हो जाने हैं वो। बात बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और सरकार इस और कुछ प्रयास कर रही है। और प्रयास देखो, राज्य सरकार के पास जब तक रेवेन्यू के सोर्सेज बरोबर नहीं आएंगे, जब तक राज्य सरकार के पास जीएसटी का क्लेम बरोबर नहीं आएगा, सरकार आम जनता तक राहत पहुंचाने के लिए, सरकार को के काम जो है वो पूरे करने के लिए, विकास के काम पूरे करने के लिए, जनता को रिलीफ देने के लिए पैसा तो आखिर चाहिए ही। लेकिन कछावा साहब, जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो कौन सा पैसा आएगा उससे? अब ये जब आपकी सेल घट रही एक है नीतिगत तो उससे issue आप है। वेट बढ़ा लीजिए। नहीं, नीतिगत नहीं है साहब, ये तो कोई नीतिगत है ही नहीं। जब आप ये बताइए कि मार्केट में 2 रुपए कम जहां पे मिल रहा है, उसको 100 लीटर दूसरे स्टेट में लेना है, जाके तो दूसरे 25 जगह से लेकर के, अरे हो ही रहा है। नहीं हो यही रहा हो है। रहा है, बॉर्डर के पेट्रोल पंप तो बंद हो रहे हैं, नीतिगत बेचारे बात क्यों हुई है? बेरोजगार हो नीतिगत बात कैसे कह सकते हैं हम? नीतिगत तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सरकार का किया हुआ है, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे जा रहा है वो, तो उतना ही महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे महंगा गंगानगर हनुमानगढ़ में है। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की, मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक्सरसाइज करती नहीं है।
अदरवाइज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने वेट पे और जीएसटी पे सजेशन दिया था कि आप 10 से 12% से ऊपर जीएसटी मत ले जाइए। अगर वो मान ली जाती तो इनकी रेवेन्यू की ये संकट खड़ा नहीं होता, इनको जबरदस्त रेवेन्यू आता। आपको पता है 95% आइटम 10% से नीचे है। एक मिनट, कब किए? 10% इतना झक मारने के बाद 95% आइटम 10% मारने के बाद अभी भी लेकिन 4-5 स्लैब में अभी भी बनाए हुए हैं आप लोग। जिसके अंदर रेट पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूल प्राइसेस आप एक्साइज ड्यूटी कट करके, वेट कट करके और तमाम टैक्सेशन कम करके अगर आप फ्यूल प्राइसेस इजी कर देंगे तो हर प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी घट जाएगी, आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, आप रेवेन्यू के और सोर्सेज बनाइए। स्टेट गवर्नमेंट इस डायनेमिक्स पे काम ही नहीं कर रही है, बस उनको ट्रेडिशनली मिला हुआ है, पेट्रोल से पैसे इकट्ठे कर लो, इधर आप जो है बिजली से पैसे इकट्ठे कर लो, फ्यूल से निकाल लो, बस जो कुछ भी, क्योंकि ऐसे कमोडिटी है। कुल मिलाकर के बात ये, गर्ग साहब मैं आपको भी समझ रहा हूँ और कछावा साहब को भी समझा मैंने, क्योंकि राजस्थान की जनता सीधा देख रही है आप लोगों को। हर कोई महंगाई को जस्टिफाई करना चाह रहा है। बड़ी रोचक बात है कि जनता को अपने हाल पे छोड़ा जा रहा है, तो वो किसके पास में जाएगी? ना राज्य सरकार अपनी तरफ से वेट को जस्टिफाई कर रही है, केंद्र सरकार कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी और तमाम पेट्रोलियम पंप के जो एसोसिएशन हैं, उनके डीलर्स हैं, उनका जो एसोसिएशन बना, उन्होंने कहा है बहुत बात कि आप एक्साइज ड्यूटी को कम करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं। ये समझ से बाहर है कि आप कहते हैं कि कंपनियां बना रही हैं डिलिमिट डी कंट्रोल करने के बाद में। कर्नाटक में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव होता है, 15-15 दिन तक फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ते हैं और फिर अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो ये कैसे संभव नहीं है कि आप लोग कहते हैं उसमें दो बातें मत करिए, जनता बहुत समझ रही है। अब मुझे लगता है 70 साल में इतनी साक्षर तो हो ही गई है, कोई अगर अंगूठा छाप दे तो महंगाई उसके समझ में आ रही है कि महंगाई की पोजीशन क्या है। मुझे लगता है कि जवाबदेही होनी चाहिए। ये योगेंद्र जी एक पॉइंट और कि ये जो गर्ग साहब बार बार कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले, तो रुपया डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमजोरी है, उनकी मिसमैनेजमेंट है। अगर प्राइसेस आपका रुपया खो जा रहा है, उसकी कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले, तो आपको संभालना चाहिए ताकि आप रिलीफ जाएं। चलिए माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो महंगाई का सही है कि महंगाई डायन खाई जाता है, वो स्थिति आज भी है, यथार्थ है सामने, सबको जानते हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपना एजेंडा जरूर थोप रहे हैं जनता पे कि नहीं, आपको डंडा तो खाना ही पड़ेगा और जस्टिफाई है, देश का विकास चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए, तो ये तो सब कुछ आपको देना ही पड़ेगा। खैर, लेकिन अब वो जाए किसके पास में? पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, महंगाई का चर्चे का कोई मुद्दा नहीं होता है तो किसी का क्या जवाब और किसी का क्या उत्तर होता है, भगवान मालिक है। तो लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा जरूर होनी चाहिए और जन टीवी ने ये एक तरह से कहें कि आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप कम से कम हमारे इस मंच पे शामिल हुए हैं। लेकिन जनता को राहत देना आप लोगों का कर्तव्य है और इससे का एहसास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।